again at my channel Eco by KK sir. This is the second lesson. This is second part of second lesson. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब उसी की कॉन्टिन्यूएशन में तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. तो फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न, ये अर्न कंसेप्ट है, विच इज अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपको पता ही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देने के बदले में उनको जो रिवॉर्ड मिलता है तो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती. क्यों मिलती है? प्रोडक्शन में अपनी वो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके लिए मिलती है. तो दिस इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड. अब जो फैक्टर इनकम होती है इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक. नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम. तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, जिनको बिना अर्निंग के, बिना कोई काम किए इनकम मिल जाती है. तो ऐसी कौन सी इनकम है जो बिना काम के मिल जाती है? ठीक है, जैसे चैरिटी, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन, ओल्ड एज पेंशन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम. तो ट्रांसफर इनकम इज ए रिसिप्ट कंसेप्ट, नॉट अर्न्ड कंसेप्ट. तो ट्रांसफर इनकम इज द इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो ये रिसीव्ड होती है बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के. ठीक है, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स हो गया, चैरिटी हो गया, एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. जो ट्रांसफर इनकम होगी उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. Now the difference between factor income and transfer income. First of all meaning, ये मैंने आपको समझा ही दिया है. Factor income is earned by factors of production during the production process. तो factors income को earn किया जाता है. And transfer income is not earned, but it is received की जाती है without rendering any productive activities. तो ट्रांसफर इनकम बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के मिल जाती है, इसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती. Second is nature. It is included in the estimation of national income and domestic income. तो फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड की जाती है. ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड की जाती है. और जो ट्रांसफर इनकम है इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम. थर्ड कंसेप्ट, इट इज एन अर्न कंसेप्ट. जो फैक्टर इनकम है ये अर्न कंसेप्ट है, इसको अर्न किया जाता है. एंड फैक्टर इनकम इज ए रिसिप्ट कंसेप्ट. Recipient मतलब who received the factor income. Factor income received by factors of production. जैसे आपको पता ही है लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट. तो फैक्टर इनकम जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं. और जो ट्रांसफर इनकम है ये जनरली हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है और गवर्नमेंट को मिलती है. एग्जांपल्स हैं फैक्टर इनकम के: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, चैरिटी हो गई, या कोई कंपनसेशन टू वॉर विक्टिम्स, कंपनसेशन टू एक्सीडेंट विक्टिम्स, एटसेट्रा. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. तो फाइनल गुड्स वो हैं जिनका यूज या तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है फर्म के द्वारा, या फिर कंजम्पशन के लिए किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा. जो फाइनल गुड्स है वो फिनिश गुड्स है. जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इट इज फाइनल गुड. ठीक है, ये फाइनल गुड है. और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. जनरली इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, पेन है, ये फाइनल गुड है. अब इस
पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, जैसे इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा, इंक लगी या कोई और चीज भी लगी, तो दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो फाइनल कमोडिटी में मर्ज हो जाती हैं। क्लियर है? तो फाइनल गुड्स वो हैं जिनका यूज किया जाता है, फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, या फिर फॉर्म भी इनका यूज कर सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस में एज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है घर में अपने, तो वो फाइनल यूज के लिए यूज कर रहा है, वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, और फॉर्म जो है मशीनरी यूज करती है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज करती है, तो मशीनरी जो है इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। ठीक है, गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड आर मेंट, ये मैंने बता ही दिया, जो गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है तो फाइनल गुड है। हाउस होल्ड सेक्टर कोई भी चीज परचेज करेगा यूज करने के लिए, वो फाइनल गुड है। ठीक है, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर मिल्क परचेज करता है, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर उस मिल्क का कुछ भी करे, चाहे एज इट इज उसको यूज करे, चाहे मिल्क से कर्ड बनाए, चाहे टी बनाए, चाहे खोया पनीर, कुछ भी उससे मैन्युफैक्चर करें, तो मिल्क इज फाइनल गुड फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। गुड्स परचेज बाय फॉर्म और कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज बाय फॉर्म, तो जो फॉर्म परचेज करती है गुड्स फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी फाइनल गुड्स है। जैसे कि मशीनरी फॉर्म ने परचेज करी तो वो फाइनल गुड है। ठीक है, अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या तो उनको रीसेल के लिए यूज किया जाता है या फिर उनसे कुछ और चीज प्रोड्यूस की जाती है इन द सेम ईयर। एक ये भी कंसेप्ट आता है इन द सेम ईयर। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर की शॉप में राइस है, तो राइस जो है उसने क्योंकि उनको रीसेल के पर्पज से परचेज किया, ठीक है, तो राइस जो है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी और उनको रीसेल कर देता। अगर मान लो ईयर एंड हो जाता है, मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, उसके जो राइस हैं वो सेल नहीं हुए, उसके पास राइस का स्टॉक बचा रह गया, तो वो जो राइस होंगे अब वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स ईयर एंड में उसके पास जो रह गए, तो इसलिए ये कंसेप्ट आता है इन द सेम ईयर। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी वो सेम ईयर के अंदर रीसेल हो जानी चाहिए, तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जनरली इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज बाय ए डेयरी शॉप, जैसे डेयरी शॉप वाला मिल्क परचेज करता है, तो मिल्क उसके लिए, डेयरी शॉप के लिए जो मिल्क है वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। और मिल्क का एग्जांपल पहले भी आया था, ये वो फाइनल गुड्स में, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर कोई भी आइटम परचेज करेगा उसके लिए वो फाइनल है, भले ही उससे कुछ भी करे, लेकिन सेम मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया फॉर द डेयरी शॉप, बिकॉज ही गोइंग टू सेल इट अगेन, क्योंकि वो रीसेल के लिए है। ठीक है, तो कोई चीज अगर रीसेल के लिए होगी, फर्दर प्रोडक्शन के लिए होगी, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो जैसे गुड्स जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो जैसे मिल्क को यूज किया मिठाई बनाने के लिए, जो कैटरर ने यूज किया मिल्क, तो उसके लिए जो सेम मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह उसकी जो फाइनल गुड्स होगी वो स्वीट्स होगी। तो कई बार ऐसा होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस में, कि सेम कमोडिटी कैन बी फाइनल एंड सेम कमोडिटी कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स। इट डिपेंड्स हाउ इट इज बीइंग यूज्ड एंड हु इज यूजिंग इट, इस बात पे डिपेंड करता है कौन उसको यूज कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर किसी चीज को यूज कर रहा है तो वो फाइनल है, और अगर प्रोड्यूसर उस चीज को यूज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल और रीसेल के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे मिल्क का एग्जांपल दिया ही है कि मिल्क हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो फाइनल है, और जो कैटरर है उसके लिए मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है।
ठीक है। इसी तरह जो टी स्टॉल है, टी स्टॉल वाला अगर मिल्क परचेज करता है तो उसके लिए मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स है, उसकी फाइनल कमोडिटी टी है जो उसको बना के वो सेल करेगा, ठीक है। और सेम मिल्क हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फाइनल गुड्स है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स about intermediate goods. First point is they are generally purchased by one production unit from another production unit, that is intermediate goods remain within the production boundary. Production boundary क्या होती है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो जनरली वन प्रोडक्शन यूनिट से अदर प्रोडक्शन यूनिट्स को बेची जाती हैं, ठीक है। दे रिमेन विद इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, वो व्हीट को क्या करेगा, वो मिलर को सेल करेगा, ठीक है। मिलर मीन्स जो आटा बनाने वाला है उसको सेल करेगा। अब आटा बनाने वाले ने व्हीट का फ्लोर बनाया, वह उस फ्लोर को क्या करेगा, वो बेकर को सेल करेगा, ब्रेड बनाने वाले को सेल करेगा। तो इसलिए बोला है कि दे आर जनरली परचेज फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो दे रिमेन इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। सेकेंड इज ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ये एक स्पेशल केस है। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज करेंगे, मशीनरी बहुत टाइम तक यूज होती है, फैन बहुत टाइम तक यूज होता है। तो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा परचेज की जाती है मिलिट्री पर्पस से, गवर्नमेंट उसको मिलिट्री में यूज करती है, तो दे आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो जो ड्यूरेबल गुड्स हैं जो मिलिट्री पर्पस से गवर्नमेंट ने परचेज करी उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनसे डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू मर्ज हो जाती है फाइनल गुड्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल फार्मर ने व्हीट सेल किया, व्हीट को फ्लोर मिल वाले ने परचेज किया, तो फार्मर ने जो व्हीट सेल किया, मान लो कि 700 रुपीज का व्हीट सेल किया फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल उसका आटा बनाता है, आटा बना के उसको सेल कर देता है 1000 रुपीज में। अब जो 1000 रुपीज है वो फ्लोर मिल वाले के लिए फाइनल गुड्स है। अब वो 1000 रुपीज है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी, जो व्हीट की वैल्यू है वो भी उसमें मिक्सअप हो गई, मर्ज हो गई। तो 1000 रुपीज में जो 700 रुपीज थे दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, तो उसमें मर्ज हो गए, ठीक है। तो इसलिए लिखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। फोर्थ पॉइंट, दे हैव ड्राइव डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ फाइनल गुड। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी डिमांड ड्राइव डिमांड होती है, नॉट डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। ड्राइव डिमांड मतलब कि इनकी डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड्स की डिमांड के ऊपर, ठीक है। अगर जैसे पेन की डिमांड ज्यादा है तो पेन की डिमांड को पूरा करने के लिए, पेन को बनाने के लिए जो जो इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो पेन के ऊपर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पेन की डिमांड ज्यादा है तो पेन को बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इसलिए बोला इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड्स की डिमांड के ऊपर, तो दे हैव ड्राइव डिमांड। डिफरेंस बिटवीन intermediate goods and final goods can also be explained through the help of this production boundary. This is production boundary. So first of all, what is production boundary? Production boundary is an imaginary line outside a whole production area. जो प्रोडक्शन एरिया है उसके बाहर की जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वो प्रोडक्शन बाउंड्री है। तो जब कोई कमोडिटी इस प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड रहती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, जब वो इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती है तो वो फाइनल गुड्स कहलाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, फार्मर ए प्रोड्यूसेस व्हीट वर्थ ₹2000 एंड सेल्स टू बी। एक फार्मर है, उसको ए बोला है, वो फार्मर 2000 रुपए का 2000 रुपीज का व्हीट प्रोड्यूस करता है और उसको बी को सेल कर देता है। बी एक अदर प्रोड्यूसर है, बी मिलर है, वो फ्लोर बनाएगा उसका। बी प्रोड्यूसेस फ्लोर वर्थ ₹3000 एंड सेल्स इट टू सी। तो बी क्या करता है, जो मिलर है, वो उस व्हीट को कन्वर्ट करके उसको आटा बनाता है उसका और उसको सी को सेल कर देता है।
अब सी क्या करता है, सी प्रोड्यूसेस ब्रेड वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर। सी उसकी ब्रेड बनाता है और 4,000 रुपए की उसको कंज्यूमर को सेल कर देता है। जब वो कंज्यूमर को सेल कर देता है, फाइनल गुड्स हो गई वो, इट कम्स आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इट विल बिकम फाइनल गुड्स। Is it clear? So when a commodity is inside the production boundary, one firm sells to other firm, it is called intermediate goods. And when it comes out of the production boundary, it is called final goods. Now there are some items of intermediate goods and final goods. You have to tell me whether they are final goods or whether they are intermediate goods. So first of all, paper purchased by a publisher. एक पब्लिशर ने पेपर परचेज किए। अब ये हमने देखना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेम कमोडिटी कैन बी फाइनल एंड सेम कमोडिटी कैन बी इंटरमीडिएट। ये डिपेंड करता है कि कौन यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। तो पेपर परचेज बाय पब्लिशर, पब्लिशर ने पेपर परचेज किए हैं, पब्लिशर, तो पब्लिशर क्या करेगा, उस पेपर से वो कोई बुक बनाएगा या उससे कुछ रजिस्टर बनाएगा, डायरी बनाएगा, तो उससे वो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा फॉर पब्लिशर, तो इट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, बिकॉज ही विल यूज इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हमारे सीबीएसई का रूल है कि नो मार्क्स विल बी अलॉटेड विदाउट रीजन। तो आपने ये सिर्फ यही नहीं बताना कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये फाइनल गुड्स है, यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ इट, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, रीजन भी बताना है। सेकेंड है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया। अब स्कूल जो है उसको रीसेल तो नहीं करेगा फर्नीचर को, ठीक है। एक इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स यूज एज ए रीसेल के लिए उनका यूज, तो ये उसको रीसेल तो नहीं करेगा। स्कूल जो है उसको फिक्स है, उसके पास वो रहेगा कई सालों तक, तो उसके लिए ये फाइनल गुड्स है, फर्नीचर फाइनल गुड्स है। मिल्क परचेज भाई ये हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड ने मिल्क परचेज किया, तो मैंने आपको पहले बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए हर चीज फाइनल है, भले ही हाउस होल्ड उसका कुछ भी करे। परचेज ऑफ राइस बाय ये ग्रोसरी शॉप, अब ये ग्रोसरी शॉप ने राइस परचेज किए हैं। अगर ये सेम राइस हाउस होल्ड परचेज करता है तो ये फाइनल होते हैं, लेकिन ग्रोसरी शॉप उसको रीसेल करेगा तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, बिकॉज ही इज गोइंग टू रीसेल इट। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कुछ प्रोड्यूस करती है, वो कोयला यूज करती है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। 6 है कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में कंप्यूटर लगे, तो ऑफिस में कंप्यूटर लगे तो कंप्यूटर से वो उसको फाइनल गुड्स है, वो उसको रीसेल नहीं करेगा, वो उसने अपने कंप्यूटर का यूज करके वो कुछ करेगा उनसे काम, तो उनको रीसेल नहीं करेगा। तो कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया ऑफिस के अंदर, इट इज फाइनल गुड। कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड का मैंने पहले बताया, पर हाउस होल्ड ईच एंड एवरी कमोडिटी इज फाइनल, तो हाउस होल्ड कोयले का यूज करता है तो ये फाइनल है। 8 है मोबाइल सेट परचेज बाय ये मोबाइल डीलर, अब मोबाइल डीलर जो है मोबाइल सेट परचेज करता है तो डीलर क्या करेगा, उनको रीसेल करेगा, ठीक है। अब तो इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वह उनको रीसेल करेगा। तो अगर ये सेम मोबाइल हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता, फाइनल कंज्यूमर यूज करता, तो फिर वो फाइनल गुड्स होती। परचेज ऑफ पल्सेस बाय ये कंज्यूमर, कंज्यूमर ने पल्सेस परचेज करी तो ये फाइनल है, ठीक है। चॉक डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय ये स्कूल, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट में, 10th आइटम में चॉक डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल। एक और आया था सेकंड वाला फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया, ये तो फाइनल गुड है, ठीक है। अब ये जो चॉक और डस्टर परचेज बाय स्कूल, ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। एक तो चॉक और डस्टर वगैरह उसके पास विद इन एन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएंगे, उसके पास फिक्स असेट तो नहीं है ये। और दूसरा वो चॉक और डस्टर का यूज कर रहा है स्कूल एजुकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, पर स्कूल एजुकेशन इज अ फाइनल गुड, बट एजुकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वो चॉक और डस्टर यूज कर रहा है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है।
11th है फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर। फार्मर अपने फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर खाद वगैरह यूज करता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट द ईयर एंड, अब यहाँ पर ईयर एंड लिखा है, तो एक कोल का पहले एग्जांपल आया था कोल, ये तो है कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, फाइनल है। अच्छा चलो यही देख लो, अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट द ईयर एंड, ट्रेडर जो है उसका साल खत्म हो गया, साल अकाउंटिंग ईयर पूरा हो गया, उसके पास कोयला बचा रह गया। अब कोयले का जो अनसोल्ड स्टॉक है वो उसके लिए फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स बिकॉज इट इज अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो अगर ये अनसोल्ड नहीं होता, कोल होता, उसको रीसेल कर देता सेम ईयर में, तो फिर ये इंटरमीडिएट गुड्स होती। 13 है रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाय अ फर्म, एक फर्म ने रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किए। अब फर्म ने रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किए अपनी फर्म के अंदर, तो वो रेफ्रिजरेटर को वो रीसेल नहीं करेगी, वो अपने उसने वर्कर्स के लिए अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, पानी को ठंडा करने के लिए, तो ये फाइनल गुड्स होगी। बिकॉज अगर ये फॉर्म जो है जैसे शोरूम के अंदर रेफ्रिजरेटर होते, तो फिर वो शोरूम के अंदर रेफ्रिजरेटर होते हैं तो उनको वो रीसेल करता, वो रीसेल करने के पर्पज से होते हैं, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का। Now the next topic of this lesson is consumption goods and capital goods. तो क्लासिफाई फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स है उनको दो पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कंजम्पशन गुड्स और यू कैन से कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। तो कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जो हमारी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, तो ये कंजम्पशन गुड्स है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मेरी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंजम्पशन गुड्स है। आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो ये भी कंजम्पशन गुड्स है। ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरत को ये डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, शर्ट, पेन, फर्नीचर एटसेट्रा आर कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो कंजम्पशन गुड्स है आगे हम इनको चार पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे टाइम तक इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, हमारे घर में फर्नीचर है, सालों साल चलेगा, कई साल तक चलेगा। टीवी कई साल तक चलेगा, तो ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ टाइम तक चलती हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब दे हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 or 2 years, 1 या 2 साल चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी, क्लॉथ्स, शूज एटसेट्रा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। And non-durable goods, these are also called single-use consumer goods. तो non-durable goods वो होती हैं जिनको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तो वो यूजलेस हो जाती हैं, तो non-durable goods. And fourth is services. तो सर्विसेज आपको पता है, they are intangible, invisible. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग ऑफ ए टीचर, ये सर्विसेज में आता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सर्विसेज में आता है। डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, ये सर्विसेज में आएगा। नाउ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कैपिटल गुड्स हैं ये भी फाइनल गुड्स हैं, तो इनका यूज किया जाता है किसी अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जनरली दीज आर फिक्स एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स, तो ये कई सालों तक एक फॉर्म के पास रहेंगे। मशीन है तो कई साल तक फॉर्म उसको यूज करेगी, तो ये कैपिटल गुड्स है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट मैंने बता ही दिया। सम मेन मोर पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स के बारे में। फर्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। तो ये जो कैपिटल गुड्स हैं इनका यूज प्रोडक्शन में किया जाता है और कई साल तक ये चलती है। दीज आर फिक्स एसेट्स।
Second, they do not lose their identity in the production process. That is, they do not get merged in the process of production. प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती. जैसे रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैंने अभी बताया, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे मर्ज इनटू द फाइनल गुड. जैसे ये मार्कर है, ये फाइनल गुड्स है. इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, प्लास्टिक वगैरह, तो इस फाइनल गुड्स के अंदर वो मर्ज हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया. लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये भी किसी चीज को प्रोड्यूस करती हैं, ये फाइनल गुड्स हैं. तो जो फाइनल में जो चीज बन के तैयार हुई है ये उसमें मर्ज नहीं होती, ये डू नॉट गेट मर्ज इनटू द फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड में ये मर्ज नहीं होती, इनकी आइडेंटिटी बनी रहती है. जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए जो मशीन यूटिलाइज हुई, तो मशीन अपने प्रोडक्शन हो गया. प्रोडक्शन होने के बाद मशीन अपनी जगह पे है और पेन अपनी जगह पे है. मशीन जो है वो फाइनल गुड्स के अंदर मर्ज नहीं हुई, लेकिन जो रॉ मटेरियल था वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज हो गया. थर्ड पॉइंट, दैट नीड रिपेयर्स. ये जो फाइनल कैपिटल गुड्स होती हैं इनको रिपेयर करवाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है और इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, ठीक है. कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड फॉर हाउस होल्ड. हाँ, कैपिटल गुड्स को अगर हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है तो हाउस होल्ड के लिए वो ड्यूरेबल गुड फाइनल तो कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है. हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये सेम गुड्स जो है ये कंजम्पशन गुड्स है. फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ स्विंग मशीन. अब जो सिलाई की मशीन है, जो हाउस होल्ड सेक्टर आपके घर में जो स्विंग मशीन है, तो जो स्विंग मशीन है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो फाइनल गुड्स है, वो कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है. लेकिन सेम गुड अगर टेलर यूज कर रहे हैं या फर्म यूज कर रही है, उससे कपड़े सिलेगी फर्म और उसको सेल करेगी उन कपड़ों को, तो प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है, ठीक है. तो सेम गुड कंजम्पशन गुड्स भी हो सकती है, सेम गुड कैपिटल गुड्स भी हो सकती है. मशीन का एग्जांपल है. मशीन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कंजम्पशन गुड्स है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए, फर्म के लिए वो कैपिटल गुड्स है, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next video I will continue this chapter. Okay.